हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद ज़ियाउल्लाह कमर। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस। और आज इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के 10वीं की किताब पनोरमा पार्ट 2 के चैप्टर नंबर 1 द पेस फॉर लिविंग, जो कि एक एस्से है, यानी कि एक जो है निबंध है जो कि R.C. हॉचिंगसन के द्वारा लिखी गई है। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं द पेस फॉर लिविंग का। सबसे पहले R.C. हॉचिंगसन जो कि लेखक हैं उनकी जीवनी के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद जो है प्रत्येक पैराग्राफ का लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे और उसके हर वर्ड मीनिंग को देखने की कोशिश करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, अगर आप बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के टीचर हैं या स्टूडेंट हैं और इस किताब को पनोरमा स्नैपशॉट नाम है, इस किताब को अगर परचेज करना चाहते हैं तो आप हमारी एप्लीकेशन कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस से भी परचेज कर सकते हैं, या फिर आप जो है 9065829862 पे कॉल कर सकते हैं और जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। द पेस फॉर लिविंग का सबसे पहले ऑथर इंट्रोडक्शन को हम लोग डिस्कस करते हैं। द पेस फॉर लिविंग बाय R.C. हॉचिंगसन। R.C. हॉचिंगसन और ब्रिटिश नॉवलिस्ट, यानी कि R.C. हॉचिंगसन जो थे वो क्या थे, एक ब्रिटिश नॉवलिस्ट थे, यानी कि ब्रिटेन के रहने वाले थे। इनकी जो नागरिकता थी वो ब्रिटेन की थी। एग्जिबिट्स एन एक्सेप्शनल फ्लेयर फॉर टचिंग द सेंसिटिव इशू ऑफ द कॉन्टेम्पोररी सोसाइटी। एग्जिबिट्स, यहाँ पे कुछ वर्ड्स को पहले आप देख लीजिए। एग्जिबिट्स का मतलब होता है प्रदर्शित करके दिखाना, यानी कि किसी चीज़ को करके दिखाना। जैसे मान लीजिए कि आप किसी को सिलाई सिखाना चाहते हैं तो क्या कीजिएगा, पहले कपड़ा काटिएगा, फिर उसके बाद जो है उसको सिल कर जो आपके पास आए हुए स्टूडेंट उसको दिखाइएगा। तो ये क्या कहलाया, एग्जिबिट्स कहलाना, यानी किसी चीज़ को करके जो दिखाना उसको एग्जिबिट्स कहते हैं। एक्सेप्शनल का मतलब क्या होता है, एक्सेप्शनल का मतलब होता है असाधारण। और यहाँ पे एक वर्ड और आया है कॉन्टेम्पोररी। कॉन्टेम्पोररी का मतलब क्या होता है, कॉन्टेम्पोररी का मतलब होता है समकालीन, मतलब कि समकालीन का मतलब कि उसके ज़माने का, यानी कि यहाँ पे कॉन्टेम्पोररी सोसाइटी की जो बात हो रही है वो बात हो रही है कि वो सोसाइटी जो कि R.C. हॉचिंगसन के ज़माने की सोसाइटी थी उसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो आप इसको पढ़ लीजिए। क्या बोल रहे हैं, एग्जिबिट्स एन एक्सेप्शनल फ्लेयर फॉर टचिंग द सेंसिटिव इशू ऑफ द कॉन्टेम्पोररी सोसाइटी। यहाँ पे सेंसिटिव इशू का मतलब क्या होता है, सेंसिटिव इशू का मतलब होता है वो इशू या वो मुद्दा जिसको अगर आप उस पर बात करते हैं या उस मुद्दा में भाग लेते हैं तो वो आपके ऊपर जो है जो आलोचना होने लगती हो, यानी कि वो मुद्दा जिसको अगर आप छूते हैं या उस पर बात करते हैं तो आप चारों तरफ से घिर जाते हैं, उसकी बात उसे जो है हम लोग सेंसिटिव इशू कहते हैं। तो यहाँ पे ये लाइन में कहने का मतलब ये हुआ कि जो R.C. हॉचिंगसन थे उनके ज़माने की जो सोसाइटी थी, उनकी जो समकालीन समाज थी, उनके जो संवेदनशील मुद्दे थे उन पे ये बात करते थे। मतलब कि जो संवेदनशील मुद्दा था उस मुद्दे पे भी ये अपनी राय प्रकट करते थे। विद ऑल इट्स कॉन्ट्राडिक्शन एंड पैराडॉक्सेस। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है विरोधाभास, यानी उस सोसाइटी के अंदर जो विरोधाभास था, यानी सोसाइटी और जो सेंसिटिव इशू, इन दोनों के बीच में जो विरोधाभास था, मतलब इन दोनों में जो ताना बाना जो सोसाइटी का था उससे मैच नहीं कर पा रहा था, उसके ऊपर भी बात किया इन्होंने। और इन्होंने पैराडॉक्सेस पे भी बात किया। पैराडॉक्सेस का मतलब होता है मिथ्याभास। मिथ्या का मतलब होता है झूठ, यानी कि उस समाज के अंदर जो बुराई थी, जो झूठ फैला हुआ था, उस पे भी इन्होंने जो कटाक्ष किया, यानी इन पर भी उन्होंने बात किया। इन द पेस फॉर लिविंग, यानी जो चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं द पेस फॉर लिविंग, R.C. हॉचिंगसन, जो R.C. हॉचिंगसन इनके जो रचयिता है, कैप्चर द एग्नी ऑफ मॉडर्न मैन। इसके अंदर इन्होंने कैप्चर किया है, यानी कि इसने समेटा है, इस लेख में बताया है मॉडर्न मैन, यानी कि जो आधुनिक समाज है, आधुनिक जो व्यक्ति है, उनकी जो एग्नी है, एग्नी का मतलब होता है पीड़ा, तो उसकी जो पीड़ा है उसको इस लेख में समेटा गया है, इस लेख में जो है पिरोया गया है, इस लेख के अंदर जो है बताया गया है। ही ब्रिंग आउट
वह यह बताते हैं कि ब्रिंग आउट का मतलब होता है सामने लाना, तो वो सामने लेकर आते हैं या बताते हैं कि इस लेख के अंदर हाउ द फास्ट मूवमेंट ऑफ अ मैन, यानी किस तरह से फास्ट मूवमेंट का मतलब होता है तीव्र गति, जो तीव्र गति होती है एक इंसान की या थिंग्स की, यानी कोई चीज़ की, या फिर जो ऑब्जेक्ट्स होता है, ये जो कोई वस्तु होता है उसकी जो फास्ट स्पीड है हर्ट द नॉर्मल रिदम, यानी कि सामान्य लय को कैसे प्रभावित करती है उसके बारे में बताया गया है इस हिस्से के अंदर। एंड एक्सर्ट अनड्यू प्रेशर ऑन मैन वीमेन एंड चाइल्ड, और पुरुष और महिला और बच्चों पर कैसे ये जो फास्ट मूवमेंट है वो जो है अनुचित दबाव डालती है। तो इस तरह से हमने जो है सबसे पहले आरसी हॉचिंसन की जीवनी को हम लोगों ने पढ़ा। अब हम लोग जो है द पेस फॉर लिविंग जो चैप्टर है उसको हम लोग जो है डिस्कस करते हैं। तो आइए लाइन बाय लाइन पैराग्राफ बाय पैराग्राफ को ट्रांसलेट करते हैं और साथ में जो है इसके वर्ड मीनिंग को और इसको एक्सप्लेन करते हुए समझते हुए चलेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन पैसेंस बना के रखिए। मैं ये गारंटी आपको दे सकता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद जो पेस फॉर लिविंग का जो चैप्टर है वो आपकी सारी चीज़, जो भी परेशानी है, जो भी दुख तकलीफ है, वो सारी दूर हो जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पैराग्राफ नंबर 1, आई सॉ अ प्ले इन डबलिन नॉट लॉन्ग एगो, यानी कि देखिए यहाँ पे आई सॉ मैंने देखा, अ प्ले मतलब एक नाटक, इन डबलिन के अंदर, नॉट लॉन्ग एगो बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुआ, यानी कि हाल ही में मैंने एक डबलिन में नाटक देखा था। इन विच का मतलब क्या होता है जिसमें, इन विच जिसमें द चीफ कैरेक्टर मुख्य जो पात्र थे वाज एन एल्डरली कॉर्न मर्चेंट। अब उसके जो मुख्य पात्र थे वो कौन थे? एल्डरली थे यानी बूढ़े थे, कॉर्न मर्चेंट थे यानी कि अनाज व्यापारी थे, एंड अ स्मॉल एरिस कंट्री टाउन, और ये कहाँ के अनाज व्यापारी थे? एक स्मॉल छोटा सा एरिस जो इलाका है उसके कंट्री टाउन मतलब कि जो ग्रामीण इलाका का जो छोटा छोटा जो शहर होता है उस इलाके का एक जो अनाज व्यापारी था जो कि मेन रोल था। पात्र का मतलब होता है रोल। जैसे आप फिल्म देखते होंगे तो उसके अंदर एक हीरोइन होती है, एक हीरो होता है, एक विलन होता है, एक जोकर होता है, तो ये सब पात्र कहलाता है। तो उसका जो मुख्य मेन रोल होता है किसका होता है? हीरो का होता है। तो इस जो नाटक के अंदर जो मेन रोल था वो एक बूढ़ा आदमी था जो कि एक ग्रामीण इलाके से बिलोंग करता था, वो आदमी था। He was a man of many anxieties. Man of many anxieties का मतलब क्या हुआ? Man of many anxieties का मतलब हुआ चिंताओं यानी कि विपदाओं से घिरा हुआ इंसान, यानी कि उसकी ज़िंदगी में बहुत सारी दुख और तकलीफ है। तो he was a man of anxieties, वो कई चिंताओं से घिरा हुआ व्यक्ति था। His heart was dicky, और उसका जो हार्ट था, उसका जो दिल था, उसकी जो दिल है वो कमज़ोर थी, मतलब उसके बीमारी थी, तकलीफ था उसके दिल के अंदर। His nephew was cheating him, और उसका जो नेफ्यू का मतलब क्या होता है? भतीजा। तो उसका जो भतीजा था वो क्या कर रहा था? चीट कर रहा था। किसको? उस बूढ़े जो व्यक्ति थे उनको चीट कर रहा था। और हिज वाइफ, और उसकी जो पत्नी थी, हैड अ फैंटास्टिक नोशन ऑफ स्पेंडिंग 10 पाउंड ऑन अ हॉलीडे, और उसकी जो पत्नी थी वो पहले से प्लान करके बैठी हुई थी कि इस बार हम लोग एक हॉलीडे पे जाएंगे, मतलब छुट्टी पे जाएंगे, और उस पर कितना खर्च करेंगे? 10 पाउंड का, यानी 10 पाउंड का हिसाब किताब करके उसकी पत्नी बैठी हुई थी। 10 पाउंड आपको लगता है कम है, लेकिन आज अभी आप जाकर चेक कीजिएगा तो 1 पाउंड का जो होता है वो 100 रुपया होता है। तो 10 पाउंड का कितना हुआ? 1000 रुपया। और ये जो लेख लिखी गई थी कब लिखी गई थी? 1800 के सेकेंड हाफ में, मतलब 1850 ईस्वी के बाद लिखी गई थी। तो आज से लगभग 200 साल पहले इसका जो दाम था 1000 रुपया, बहुत बड़ा अमाउंट हुआ करता था। तो उसकी पत्नी जो है उतना पैसा का जो हॉलीडे पे खर्च करने वाली थी। समझ में आ गया? ऑल द मतलब कुल मिलाकर, ऑल टुगेदर का मतलब क्या होता है? कुल मिलाकर। तो ऑल टुगेदर कुल मिलाकर द पेस। अब देखिए पेस का मतलब क्या होता है? देखिए 2 तरह का बॉलर होता है। हमारी जो क्रिकेट टीम होती है उसके अंदर 2 तरह का बॉलर होता है, एक स्पिनर होता है और एक को हम लोग फास्टर बोलते हैं, लेकिन फास्टर नहीं होता। क्या कहते हैं? पेस बॉलर मतलब कि तेज गति से बॉल फेंकने वाला जो होता है उसको हम कहते हैं पेस। तो याद रख लिए द पेस ऑफ द लाइफ, यानी कि जिंदगी की जो रफ्तार है, जो तेज है, गति है। तो पेस का मतलब क्या हुआ? गति। तो द पेस ऑफ लाइफ, जीवन की जो रफ्तार है यानी कि जो गति है, वाज गेटिंग टू मच फॉर हिम, उनके लिए बहुत तेज होती जा रही थी। मतलब कि उसकी जो गति थी जिंदगी की वो बड़ी जल्दी हर चीज़ जो हो रहा था, उसके ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ जो है जल्दी हो रही थी।
एंड इन द मूवमेंट ऑफ डिस्पेयर, और जो है निराशा के एक पल में, और ये जो बेचैनी जो बढ़ रही थी और जो निराश हो रहे थे वो व्यक्ति, तो उसकी जो एक पल के अंदर ही अटर अ ग्रेट क्राई फ्रॉम द हार्ट, उसने दिल से एक बड़ी दुखड़ा सुनाया, यानी उसके दिल से एक बहुत बड़ा जो है दुख का जो है सो दुख भरी आवाज़ में उसने अपनी ज़िंदगी को सुनाया। और उसके बाद क्या करता है, वो रिलेट करता है, सुनाने के बाद वो रिलेट करता है क्या है कि दे टेल मी देयर। अब उसने, किसने, जो अनाज व्यापारी थे, उसने जो क्या किया, देयर इज़, उन्होंने कहा देयर इज़ एन एरोप्लेन, एक एरोप्लेन है, नाउ दैट गोज 1000 माइल्स एन आवर्स, जो कि एक प्लेन है जो कि 1000 मील प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है, दैट वाज टू फास्ट। यानी कि यहाँ पे उस प्ले के अंदर क्या हुआ कि जो एरिस ग्रामीण इलाके का जो व्यापारी था, उसने अपने नाटक में ये कहा कि हमारी जो ज़िंदगी है, मतलब उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि मेरी जो ज़िंदगी है वो मान लीजिए 50 या 100 किलोमीटर चलने वाला एक बस है, और उस बस को जो है 1000 मील प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ाया जा रहा है। मतलब कहने का मतलब कि अचानक उसकी ज़िंदगी में इतनी तेज़ उठापटक हो गई, इतना जो है सो अप्स एंड डाउन हो गया उसकी ज़िंदगी में, तो ये जो है बहुत फास्ट हो गया। मतलब कोई भी बस है जिसकी क्षमता आपको 100 किलोमीटर चलाने की है, आप उसको 1000 किलोमीटर के रफ्तार से चलाएगा तो बस तो खराब होगा कि नहीं होगा। तो ये चीज़ उसने कहा। आगे चलते हैं, पैराग्राफ नंबर 2, फॉर मी दैट वॉज द मोस्ट इंचैंटिंग लाइन इन द प्ले। और लेखक के लिए ये जो लाइन था कि एक प्लेन है, यानी अपना जो ज़िंदगी का जो एक कंपेरिजन किया एरिस जो ग्रामीण इलाके का जो अनाज व्यापारी था, कि हमारी ज़िंदगी एक 60-70 किलोमीटर चलने वाली बस के बराबर थी, लेकिन जिसको हम लोग जो प्लेन 1000 किलोमीटर जो प्लेन है जो चलता है उसके बराबर हो गया, मतलब स्पीड जो बढ़ गई है। तो ये जो लाइन जो उन्होंने बताया, मतलब जो उसका जो मेन कैरेक्टर ने बताया, वाज द मोस्ट इंचैंटिंग। इंचैंटिंग का मतलब क्या होता है? इंचैंटिंग का मतलब होता है मनमोहक। मनमोहक को किसको कहते हैं? मन को मोह लेने वाला, यानी आपके दिल को जो दिल को छू जाने वाला जो होता है उसको मनमोहक कहते हैं। तो दिल को छू जाने वाला या मन को मोह लेने वाला, तो ये जो लाइन था वो बड़ा इंचैंटिंग लाइन था, मतलब बहुत ही मनमोहक लाइन था। द मैन कंप्लेन वॉज सो ग्लोरियस इरिलीवेंट। जो मैन का कंप्लेन था, मतलब उसकी जो शिकायत थी, वो इतनी बड़ी उसकी जो कंप्लेन थी वो बड़ी बेतुकी थी। बेतुकी का मतलब, इरिलीवेंट का मतलब ये हुआ कि बात किसी और चीज़ से हो रही है और जो है एग्जाम्पल किसी और चीज़ का दिया जा रहा है। मतलब बात वहाँ पे दुख तकलीफ की हो रही थी, लेकिन उसका जो एग्जाम्पल है, कंपेरिजन जो किया जा रहा था एरोप्लेन से किया जा रहा था। तो ये जो बेतुका जो बात थी वो इतनी बेतुकी थी। एंड बिसाइड बीइंग कॉमिक्स, और ये बेतुकी होने के साथ साथ ये कॉमिक्स भी था। बिसाइड का मतलब क्या हुआ? के अलावा। तो इसके अलावा ये जो बिसाइड मतलब कि ये बात जो थी बेतुकी होने के अलावा ये कॉमिक्स भी थी, अनोखी भी थी। मतलब कि आप अपनी दुख की जो कंपैरिजन एक एरोप्लेन की स्पीड से कर रहे हैं, तो ये एक कॉमिक्स भी थी। इट स्ट्रक मी अ परफेक्ट इलुस्ट्रेशन। इसने मुझे एक अचूक उदाहरण यानी कि सीख के रूप में प्रभावित किया। स्ट्रक का मतलब हुआ प्रभावित करना, और इलस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? इलस्ट्रेशन का मतलब होता है उदाहरण। जैसे आप मैथ में आप देखिएगा, इलस्ट्रेशन नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1, ये लिखा रहता है ना। तो इलस्ट्रेशन नंबर 1 का मतलब है उदाहरण नंबर 1। तो एग्जाम्पल या इलस्ट्रेशन दोनों का मतलब होता है उदाहरण। आप एग्जाम्पल भी बोल सकते हैं और उदाहरण भी बोल सकते हैं। जैसे जल भी कह सकते हैं और पानी भी कह सकते हैं। तो ये सिनोनिम्स है किसका? एग्जाम्पल का। तो ये जो एग्जाम्पल इन्होंने दिया, एरोप्लेन से अपनी ज़िंदगी को कंपेयर किया, ये एक बहुत ही एक सीख, एक उदाहरण के रूप में जो है लेखक को प्रभावित किया। ऑफ द वे, जिस तरह, और फिर लेखक कहते हैं कि ऑफ द वे, जिस तरह द एरिस, यानी ऐसी मानता है कि एरिस लोग जो होते हैं ना, वो मतलब उटपटांग सा जो है एग्जाम्पल देकर किसी चीज़ को समझाते हैं, और वो एग्जाम्पल को अगर आप गहराई से समझिएगा, यानी उसको समझने की कोशिश कीजिएगा, तो उसके अंदर बहुत बड़ी राज छुपी हुई रहती है। तो लेखक कहते हैं ऑफ द वे, जिस तरह द एरिस गेट एट स्टेबल ट्रूथ बाय द मोस्ट अनलाइकली अप्रोच, कि सबसे अधिक असंभव नज़रिए से एरिस लोग सत्य को सीखते हैं, मतलब उसको सीखने की कोशिश करते हैं। मतलब जो एरिस लोग होते हैं वो इस तरह का उटपटांग सा आपको एग्जाम्पल देंगे, और उस एग्जाम्पल में जो है छुपी हुई रहती है हकीकत, जो है वो छुपी हुई रहती है। यू सॉ व्हाट द ओल्ड फूल मीन, आपने देखा कि उस बूढ़े मस्खरे आदमी के
कहने का क्या मतलब था, मतलब उसने जो कंपेरिजन किया अपनी ज़िंदगी को 50, 60, 70 किलोमीटर वाली एक बस से, एक एरोप्लेन से कंपेयर किया कि अचानक 60 किलोमीटर वाली बस 1000 किलोमीटर की रफ्तार से चलने लगती है। तो ये आदमी को कहने का मतलब ये इसमें देखने में तो ऊपर से आपको लगेगा कि क्या बेतुका जो है सो एग्जाम्पल दे रहा है, लेकिन हकीकत आप समझिएगा तो आपको पता चलेगा कि एक जो छोटी सी चीज़ जिसकी क्षमता है उसको उस क्षमता से कई गुना अधिक पर काम कराया जाता है, मतलब वो जो है मतलब खराब होने वाली है। पैराग्राफ नंबर 3, नॉट दैट, ऐसा नहीं है कि, फिर लेखक कहते हैं कि ये जो एग्जाम्पल मैंने दिया है स्पीड वगैरह का, तो ये एग्जाम्पल मुझे जो मेरे दिल को छुआ, ये ऐसा नहीं है कि मुझे जो तेज़ गति से, नॉट दैट, ऐसा नहीं है कि आई हैव एनी डिसलाइक ऑफ रैपिड मूवमेंट माई सेल्फ। रैपिड का मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा जब कभी दंगा होता है या कहीं पे तनाव हो जाता है तो एक जो पुलिस फोर्स आती है उसका नाम क्या होता है, रैपिड एक्शन फोर्स। रैपिड का मतलब होता है तेज़ी से एक्शन लेने वाला जो फोर्स होता है, मतलब जल्दी से किसी भी चीज़ को सुधार देने वाला, उसको कंट्रोल कर लेने वाला, उसको कहते हैं रैपिड एक्शन फोर्स। तो ये रैपिड एक्शन फोर्स आ जाता है उस इलाके के अंदर। तो रैपिड का मतलब होता है तेज, है ना, तो रैपिड का मतलब क्या हो गया, तेज। तो लेखक कहते हैं आई हैव नॉट दैट, ऐसा नहीं है कि आई हैव एनी डिसलाइक। अब डिसलाइक का दूसरा माने होता है हेट। हेट का मतलब क्या होता है, हिटेड। हिटेड का मतलब होता है नफरत। तो लेखक कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि आई हैव ए डिसलाइक ऑफ रैपिड मूवमेंट माई सेल्फ, मुझे खुद जो है किसी तेज गति से घृणा है या नफरत है। आई इंजॉय गोइंग इन द कार, फिर लेखक एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं कि मैं इंजॉय करता हूँ, मुझे मज़ा आता है, गोइंग इन अ कार, एक कार के अंदर जाने में मुझे मज़ा आता है, एट 90 माइल पर आवर, और वो कार कितनी स्पीड से चले, 90 माइल पर आवर, मतलब कि समझिए 100 किलोमीटर के ऊपर की रफ्तार से अगर कोई गाड़ी चलती है तो उस कार में सफ़र करने में मुझे मज़ा आता है। फिर उसके बाद लेखक जो है थोड़ा मजाक करते हुए कहते हैं सो लॉन्ग एज, जब तक आई एम ड्राइविंग, यानी कि वो कार 90 किलोमीटर स्पीड से चले लेकिन उसका ड्राइविंग मैं करूं, क्योंकि देखिए ड्राइविंग करने वाले को मज़ा आता है, जो पीछे बैठा हुआ रहता है उसकी हालत ख़राब हो जाती है। आप स्पीड बढ़ाइएगा तो पीछे वाले की हालत ख़राब हो जाती है। तो यही लेखक कहते हैं कि 90 माइल किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गाड़ी चलाऊँ मैं, लेकिन ये जो है मैं ड्राइव करूँ। एंड उसके बाद फिर और लेखक कहते हैं एंड सो लॉन्ग एज, और जब तक, यानी लेखक फिर से कहते हैं कि इट इज़ नॉट माई कार, और लेखक फिर मजाक करते हुए कहते हैं कि ये कार मेरी न होनी चाहिए। अब देखिए किसी की गाड़ी मिल गई, नई गाड़ी है, तो आप उसको स्पीड में दौड़ाते हैं। आप क्यों दौड़ाते हैं, क्योंकि आप समझते हैं कि ये गाड़ी मेरी है नहीं, तो आप जो निर्दयी बन के जो है उस गाड़ी को चलाते हैं। तो लेखक कहते हैं कि अगर मेरी गाड़ी ना हो और मुझे मिल जाए 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलाने के लिए गाड़ी, तो मैं चलाने में मुझे मज़ा आता है। आई एडोर द मशीन, मैं उस मशीन को पसंद करता हूँ। फिर लेखक कहते हैं कि मैं जो मशीन है उसको मैं पसंद करता हूँ, दैट, जो, यानी वो मशीन मैं पसंद करता हूँ जो हर्ल। हर्ल का मतलब क्या होता है, हर्ल का मतलब होता है उचकाना। उचकाना का मतलब यानी कुदकाना। जैसे मान लीजिए कि आपने देखा होगा रोड पे जब जाते हैं तो रोड पे क्या होता है कि एक जो हम्प निकला होता है। हम्प का मतलब कि थोड़ा सा ऊंचा कर देता है रोड को ताकि स्पीड को कम किया जाए। तो जब हम्प से गाड़ी को गुजारते हैं तो आपको उचकाती है गाड़ी, तो उसी को कहते हैं हर्ल करना, मतलब कि उचकाना। तो लेखक कहते हैं कि मुझे जो गाड़ी जो उचकाती है तो मुझे मज़ा आता है। यू दैट हर्ल यू अबाउट बेटर सी। ये बेटर सी क्या है, बेटर सी जो है एक इंग्लैंड का जगह का नाम है, ठीक है। और वो जो जगह है वो ऊबड़ खाबड़ वाली जगह है। ऊबड़ खाबड़ वाली जगह का मतलब ये हो गया कि वहाँ पे रोड जो है प्लेन नहीं है, तो वहाँ पे जब गाड़ी चलाते हैं तो क्या होता है, उचकाता है आपको, यानी उठाता है। तो लेखक कहते हैं कि जो गाड़ी जो उचकाती है बेटर सी में चलने पर, तो वो मुझे मज़ा आता है। उसके बाद लेखक कहते हैं टू डाइन इन लंदन, लंदन में दोपहर का खाना खाना, एंड लंच इन न्यूयॉर्क। और फिर लेखक कहते हैं कि मुझे ये भी मज़ा आता है कि आप देखिए लंदन और न्यूयॉर्क ये दोनों में बहुत बड़ा फासला है, लेकिन एरोप्लेन की वजह से क्या होता है ये फासला सिर्फ 22 घंटे का हो जाता है। तो लेखक कहते हैं कि मुझे ये भी मज़ा आता है कि लंदन में आज का मैं खाना खाऊं दोपहर का, और कल दोपहर का खाना मैं न्यूयॉर्क में जाके खाऊं, ये भी मुझे मज़ा आता है। सीम्स टू मी मोस्ट सेटिस्फैक्ट्री एक्सपीरियंस, ये जो
आज यहाँ खाना कल वहाँ खाना, ये जो है क्या होता है, मुझे सबसे संतोषजनक अनुभव लगता है। आई एडमिट, एडमिट का मतलब होता है हॉस्पिटल में ले जाके एडमिट करवा देना, तो उसका मतलब वो नहीं होता। यहाँ पे एडमिट का मतलब हुआ एक्सेप्ट करना। तो आई एडमिट माई मिस्टेक या आई एक्सेप्ट माई मिस्टेक मतलब कि मानना, एक्सेप्ट कर लेना। तो लेखक कहते हैं आई एडमिट, मैं मानता हूँ कि इट एक्सक्लूड ऑल द रियल प्लेजर ऑफ ट्रेवल। ये जो है जो स्पीड है वो क्या करता है कि रियल जो प्लेजर होता है, यानी जो सफ़र का जो आनंद का जो वास्तविक सुख होता है उसको ख़त्म कर देता है। कैसे? एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मान लीजिए कि आप एक नैनीताल जा रहे हैं, तो नैनीताल अगर आप एरोप्लेन से जाएगा तो ऊपर ऊपर चले जाएगा, नीचे की जो हरियाली है, कुदरत का जो नज़ारा है, जिस मकसद से आप जा रहे हैं सफ़र करने के लिए, क्या आपका वो मकसद पूरा होगा? नहीं देख पाएंगे आप। लेकिन मान लीजिए कि आपको एक बुलेट ट्रेन है जो कि 600 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही है, तो अगर उस बुलेट ट्रेन से भी जाइएगा तो इस जल्दी जल्दी जो है सो जगह जो है, यानी कि आपकी गति, आपकी जो रफ्तार है वो ज़्यादा रहेगी। ज़्यादा रहने की वजह से क्या होगा कि आप जो है सफ़र जल्दी कर पाएगा, तो वो जो हरियाली है उसको किसी को देख पाएगा, किसी को नहीं देख पाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए आप बस से जाते हैं या वो गाड़ी जो कि 50-60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, उस पर अगर आप सफ़र करते हैं तो धीरे धीरे जाइएगा, तो हर कुदरत का जो नज़ारा है उसको देख लीजिएगा। तो ट्रैवल का जो आनंद होता है, जो सुख होता है, वो कम स्पीड पे चलने पे होता है, लेखक ये कहने की कोशिश करते हैं। उसके बाद यहाँ पे लेखक कहते हैं द सॉर्ट ऑफ फन यू गेट फ्रॉम द कंट्री बस इन समरसेट और स्पेन। फिर वही लेखक ये बताते हैं कि जो कंट्री बस जो होती है, जो ग्रामीण इलाके की जो बस होती है, जो धीरे धीरे चलती है, समरसेट का जो इलाका है वो कुदरत का बहुत अच्छा, मतलब वहाँ पे हरियाली वगैरह रहती है, स्पेन का भी बहुत अच्छा जो है सो नज़ारा है। तो उस पर जो आप सफ़र करते हैं जो बस पे, उसका नज़ारा और एरोप्लेन का नज़ारा दोनों अलग जो है एक्सपीरियंस होता है। बट इट गिव यू सुपरफिशियल सेंस ऑफ ड्रामा। लेकिन ये जो है आपको पूरा, मतलब कि बेहतरीन तरीके से, अगर बस में सफ़र करेंगे तो पूरी बेहतरीन तरीके से आपको जो है आपको जो है नज़ारा देगा। इट वॉज अ सॉर्ट ऑफ एक्साइटमेंट अवर एंसेस्टर हैड टू डू विथ। अब फिर उसके बाद लेखक एक एग्जाम्पल और देते हुए कहते हैं कि ये जो बस है, जिसको हम लोग सोचते हैं कि बड़ी स्लो स्पीड से चलती है, लेकिन यही बस किसी ज़माने में हमारे जो एंसेस्टर थे, हमारे जो बाप दादा थे, उसके लिए जो एरोप्लेन हमारे लिए है, मतलब जिस तरह से हम लोग चौक जाते हैं एरोप्लेन को देख कर कि एरोप्लेन 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकती है, उसी तरह हमारे जो बाप दादा थे उसके लिए बस भी जो है सो एक अचंभा कर देने वाली चीज़ थी। क्यों? क्योंकि उस ज़माने में आदमी घोड़ा, खच्चर या ऊँट पे जो सफारी करते थे उसकी स्पीड क्या होती? 4 से 5 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन यहाँ पे उस समय में बस अगर 70 या 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बन गई होगी तो वो तो एक अचंभा कर देने वाला है कि नहीं। जिस तरह एरोप्लेन हमें अचंभा कर देता है उसकी स्पीड, उसी तरह वो बस था जो कि अचंभा कर देता था। एंड वी माइट जस्ट एज वेल एक्सेप्ट इट ग्रेटफुली। और फिर लेखक कहते हैं कि क्योंकि ये हमारे बाप दादा का जो है एक अचंभा कर देने वाला चीज़ है, तो हमें भी इसकी इज्जत करनी चाहिए और इसको जो ग्रेटफुली के रूप में लेनी चाहिए, मतलब कृतज्ञता पूर्वक जो है इसे स्वीकार कर लेना चाहिए। नो, नहीं, वेयर द स्पीड बिकम समथिंग अनफ्रेंडली टू मी। और फिर लेखक कहते हैं कि स्पीड कहाँ पे हमारे लिए जो है एक अनफ्रेंडली बन जाता है, मतलब कि एक प्रतिकूल बन जाता है, सर का दर्द बन जाता है। इज़ वेयर द मेंटल एक्टिविटीज़ ऑफ आवर टाइम टेंड, जहाँ हमारे समय की मानसिक गतिविधियाँ साथ हो लेती है। मतलब यहाँ पे ये समझ लीजिए कि आपके दादा हैं और आप हैं, ठीक है। अगर आप अपने दादा को अगर एंड्रॉयड मोबाइल दीजिएगा, कहिएगा आप फेसबुक व्हाट्सअप चलाइए, क्या आपके दादा चला पाएंगे? नहीं हो पाएगा, क्योंकि उनका जो दिमाग था वो एक जनरेशन पीछे है। उस ज़माने में एक बटन वाली मोबाइल हुआ करती थी और उसका काम ये होता था लोगों की कॉल करना, मैसेज, टेक्स्ट मैसेज कर देना, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा हो तो एक जो है स्नेक वाला जो गेम होता है उसको खेल लेना। तो वो उसी में जो उतनी ही उनकी जो एक्टिविटीज़ थी वो उतना ही थी। अगर उनको आप एंड्रॉयड मोबाइल दीजिएगा तो वो नहीं चला पाएंगे। तो वही लेखक कहते हैं कि यहाँ पे जो हमारी जो हम जो हार मान जाते हैं या फिर जो स्पीड जो है हमारे लिए एक जो है सर का बोझ हो जाता है, वो ये होता है कि जब हम मेंटल एक्टिविटीज़ को काम पर लगाते हैं, मतलब हम जो इस ज़माने की जो रफ्तार जो बढ़ती जा रही है, जितनी गति से लोग बढ़ते जा रहे हैं, उतनी स्पीड के साथ जो हम काम करना स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे फिर जो है हम फंस जाते हैं। एज दे, जैसा कि वे, यानी कि हमारी जो तंत्रिका है, हमारे दिमाग की जो नस है, या हमारा जो दिमाग है, नेचुरली टू डू
टू फॉलो द पेस ऑफ मशीन्स, कि स्वाभाविक रूप से करती है मशीन की गति को रफ्तार पकड़ने के लिए। मतलब कहने का यही मतलब है कि तेज़ी से काम कर रहे हैं मशीन का निरीक्षण करने के लिए, मतलब कोई भी मशीन पे काम कर रहे हैं, तेज़ी से काम कर रहे हैं, तो उसका निरीक्षण करने के लिए हमारा जो दिमाग है वो भी तेज़ी से काम करने लगता है, जिसके कारण वो जल्दी थक जाता है, जो कि लेखक को पसंद नहीं है। तो इस तरह से पैराग्राफ नंबर 1 से लेकर पैराग्राफ नंबर 3 तक को हमने लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट किया। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगती है तो इस बुक को आप मंगवा सकते हैं। इस बुक को मंगवा कर घर पे आप जो पढ़ सकते हैं। टोटल जो है इसके अंदर चैप्टर जो आपका पैनोरमा का है 16 चैप्टर, वो सारी चैप्टर का, चाहे वो प्रोज हो या पोइट्री, उसका लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन आपको मिल जाएगा। अगर आपको बुक लेना है तो इस नंबर पे 9065829862 पे कॉल कर सकते हैं और आसानी से घर पे मंगवा कर किताब भी और वीडियो भी साथ में मिल जाती है। तो ये सारी चीज़ आपको मिल जाएगी, आसानी से घर पर बैठ के आप पढ़ाई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेज। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेज। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद ज़ियाउल्लाह कमर। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेज और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के 10वीं की किताब पैनोरमा पार्ट 1 के चैप्टर नंबर 1 द पेस फॉर लिविंग बाय आर.सी. हॉचिंसन, यानी कि ये एक एस्से थी जिसे हम लोग को बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड में चैप्टर नंबर 1 के रूप में द पेस फॉर लिविंग के रूप में हमें पढ़ना पड़ता है। तो इसका पहला पार्ट हमने कल जो है हमारी यूट्यूब चैनल कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस पे अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ पहले उस पार्ट को देखिए, फिर उसके बाद दूसरे पार्ट को देखिए। इस पार्ट में हम लोग जो है पैराग्राफ नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे और आज जो है इस पार्ट में हमारी जो ये चैप्टर है, मतलब ये जो हमारा एस्से है, इसको हम लोग ख़त्म करेंगे। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के स्टूडेंट हैं या टीचर हैं तो आप एक हमारी किताब है पैनोरमा स्नैपशॉट करके आती है, जिसके अंदर पूरी चैप्टर का पैनोरमा जो किताब है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड का, उसका पूरा चैप्टर का हम लोग लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करते हैं। और ये ट्रांसलेशन की हुई किताब अगर आपको चाहिए तो आप इस नंबर पर 9065829862 पे कॉल कर सकते हैं और इस किताब के बारे में अधिक जानकारी आप ले सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। पैराग्राफ नंबर 4 द पेस फॉर लिविंग बाय आर.सी. हॉचिंसन। आई स्पीक विथ प्रिजुडिस, मैं तरफदारी के साथ बोलता हूँ। लेखक कहते हैं कि मैं तरफदारी के साथ बोलता हूँ। मैं कहने में झिझक नहीं है हमारी कि हम उसका पक्ष लेकर बोलते हैं। बिकॉज आई बिलोंग टू द ट्राइब ऑफ स्लो थिंकर, क्योंकि मैं धीमी विचारकों की जमात से हूँ। यानी कि हमारा जो जमात है, हमारे जो साथी संगी है, वो पुराने ज़माने के लोग हैं और नई ज़माने की जो टेक्नोलॉजी आई है जो कि आदमी की गति को बढ़ा दी है, वो जो है हमारे लिए क्या है, एक जो है परेशानी का सबब है। दोज हु कस्ट विद द लियस प्री दी लियस क्लियरेट, ये जो एक लाइन है ये स्पेनिश वर्ड है। स्पेनिश वर्ड, इसका मतलब होता है देर आए दुरुस्त आए। लियस प्री दी लियस क्लियरेट, लियस प्लीरीट द लियस क्लियरेट, यहाँ पे आपको लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं। तो ये इसका मतलब हुआ देर आए दुरुस्त आए। तो लेखक कहते हैं मैं ये कह सकता हूँ कि मैं जो आदमी हूँ वो क्या है कि देर से आए लेकिन दुरुस्त आए, मतलब देर से ही काम करते हैं, स्लो में काम करते हैं, लेकिन सारा काम जो है ठीक तरह से करते हैं। People who light on the most devastating repartee about 4 hours after the party over, मैं वही लोगों में से हूँ। लेखक कहते हैं मैं उस लोगों में से हूँ जो पार्टी के ख़त्म होने के लगभग 4 घंटे बाद सबसे ज़्यादा तबाही या उछाल कूद मचाने वाले होते हैं। मतलब कहने का मतलब यहाँ पर लेखक मजाक करते हुए कहते हैं कि हम लोग ऐसे हैं कि जब पार्टी में हम लोग जाते हैं तो हमें 4 घंटे के बाद पता चलता है कि पार्टी अभी स्टार्ट हुई है, जब तक पार्टी ख़त्म हो जाती है। तो लेखक यहाँ पे जो है सो मजाक करते हुए कहते हैं कि मैं उस लोगों में से हूँ जो कि पार्टी ख़त्म होने के 4 घंटे के बाद जो है अपनी पार्टी स्टार्ट करते हैं और धमाल मचाते हैं। आई एम वन ऑफ दोज, मैं उन लोगों में से हूँ हु आर गारंटेड टू गेट द लोएस्ट मार्क इन इंटेलिजेंस टेस्ट, और जो किसी भी बुद्धि परीक्षण में, जैसे हमारा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो गया, नीट का एग्ज़ाम हो गया, तो उस तरह का जो परीक्षण होता है उसके अंदर गेट द लोएस्ट मार्क इन इंटेलिजेंट टेस्टेड, और जो इंटेलिजेंट टेस्ट है उसके अंदर क्या मिलेगा, उसको लोएस्ट मार्क्स मिलेगा। क्यों लोएस्ट मार्क्स मिलेगा? क्योंकि देखिए इसके अंदर क्या होता है, जो आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, उसके अंदर आपकी स्पीड चेक की जाती है। मैथ इतना भारी दे देगा आपको, हालांकि आप बैठिएगा, नॉर्मल आदमी भी बना सकता है उस मैथ को, लेकिन वहाँ पे आपको क्या है, स्पीड में बनाना है, आपकी स्पीड टेस्ट की जाती है। तो यही कहते हैं यहाँ पे लेखक
कि अगर मुझे कोई इंटेलिजेंट टेस्ट के अंदर यानी कोई बुद्धि परीक्षण वाला जो टेस्ट होता है उसके अंदर बैठा दिया जाए तो हमें सबसे कम जो है मार्क्स मिलेगा, बिकॉज दोज टेस्ट आर ऑल द वन आई हैव कम अक्रॉस, यानी वो सारे टेस्ट बुद्धि परीक्षण वाले टेस्ट जिससे होकर मैं गुजरा हूँ या जिसको मैंने दिया है, क्योंकि वे सभी परीक्षण या वो सारी चीज़ें जो मेरे नज़रों से होकर गुजरा है, मतलब मैंने जिसको दिया है, सीम्स टू बी डिज़ाइन टू मेजर द स्पीड ऑफ योर माइंड मोर देन एनीथिंग एल्स, यानी कि वो जो परीक्षण होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग की गति को मापने के लिए डिज़ाइन की जाती है, डिज़ाइन किए गए प्रतीत होते हैं। ओबियसली का मतलब जाहिर है, हकीकत है। वी स्लो थिंकर, हम मंद बुद्धि वाले लोग, आर टेरिबली हैंडीकैप्ड इन द बिजनेस ऑफ गेटिंग द लिविंग, और हम जो मंद बुद्धि के लोग हैं और ये जो मॉडर्न ज़माना है उसमें जीवन निर्वाह के खेल में भीषण रूप से असमर्थ हैं, मतलब कि हम लोग से नहीं हो पाता है। बट वट आई एम थिंकिंग अबाउट जस्ट नाउ, लेकिन जो मैं अभी सोच रहा हूँ, इज़ नॉट सो मच द प्रैक्टिकल यूज़ ऑफ माइंड। और लेखक कहते हैं कि जो माइंड है उसका दो तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, एक तो प्रैक्टिकल यूज़ से इस्तेमाल कर सकते हैं और दूसरा एज इट यूज़ फॉर द एन्जॉयमेंट, यानी कि हम लोग जो दिमाग का इस्तेमाल करते हैं वो प्रैक्टिकल यूज़ के लिए नहीं करते हैं ज़्यादा, हम लोग जो है अपनी खुशी, अपनी आनंद को प्राप्त करने के लिए हम लोग दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। पैराग्राफ नंबर 5, एज एन एग्जाम्पल, एक उदाहरण के रूप में, व्हेन आई गो टू सिनेमा, जब मैं सिनेमा जाता हूँ, मतलब जब मैं सिनेमा देखने जाता हूँ, लेखक एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं, आई फाइंड माई सेल्फ इन होपलेस फॉग, तो मैं खुद को एक निराशात्मक धुंध में यानी कि उलझन में पाता हूँ। मतलब जब सिनेमा देखता हूँ तो मैं कन्फ्यूज हो जाता हूँ, हीरो कौन है, हीरोइन कौन है, कैरेक्टर क्या है, क्योंकि जो स्पीड है इस सिनेमा की वो बहुत जल्दी जल्दी जो सीन बदलता रहता है, इसकी वजह से मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। एंड आफ्टर 2 और 3 मिनट, और जैसे ही सिनेमा में जाता हूँ उसके 2 ही 3 मिनट के बाद, आई हैव टू टर्न आउट टू माई वाइफ टू इनलाइटनमेंट, और मेरी अपनी पत्नी से, इनलाइटनमेंट का मतलब होता है आत्मज्ञान, मतलब कहने का यहाँ पे ये मतलब हुआ कि अपनी पत्नी से पूछना पड़ता है कि हीरो कौन है, हीरोइन कौन है। तो आई हैव टू टर्न टू माई वाइफ फॉर इनलाइटनमेंट, मुझे आत्मज्ञान के लिए अपनी पत्नी की ओर मुड़ना पड़ता है। आई विस्पर, विस्पर का मतलब होता है कान में जाके किसी को फुसफुसा के जो बोलते हैं उसको कहते हैं। तो आई विस्पर, मैं कान में फुसफुसाता हूँ अपनी पत्नी के, इज़ दिस द सेम गर्ल, क्या ये वही लड़की है, एज द वन वी सॉ द बिगनिंग, जिसे हम लोगों ने बिगनिंग में यानी कि फिल्म जो स्टार्ट हुआ था उसमें जो देखा था, ये क्या वही लड़की है। नो देर आर 3 गर्ल्स इन दिस फिल्म, फिर उसके बाद उनकी पत्नी कहती कि नहीं, नो नहीं, देर आर 3 गर्ल्स इन फिल्म, ये फिल्म में जो है 3 लड़की है, ठीक है। अ टॉल ब्लॉन्ड, एक लंबे सुनहले बाल वाली, टॉल मतलब लंबी और सुनहले बाल वाली, ठीक है, एक लड़की है जो कि सुनहली है और लंबे बाल वाली है, एंड अ शॉर्ट ब्लॉन्ड, और एक जो है वो छोटी है, एकदम नाटी सी है, और उसका जो बाल है वो भी सुनहला है, हिप्पी कट उनका बाल है। एंड द मीडियम साइज ब्रूनेट, और एक जो है औसत दर्जे वाली लड़की है जिसके बाल काले हैं, एक लंबी है, एक एकदम छोटी है और एक मीडियम साइज की है, तो ये जो है जिसके बाल काले हैं। तो कॉल देम ABC, यानी कि लंबी और जिसका बाल सुनहला हो उसे A कहो, जिसका बाल छोटा हो और जो है छोटे कद की हो तो उसे B कहो, और जिसका बाल जो है जिसका बाल जो है काला हो और जो मीडियम साइज़ की है उसे C करके पुकारो। मतलब पत्नी उसको बताती है कि ABC में जो है इसको समझ लो। द हीरो इज़ दैट, और फिर पत्नी कहती है नायक वो आदमी है, हीरो वो आदमी है जो हु टेक हिज हैट ऑफ, यानी वो अपना हैट को उतार लेता है, व्हेन ही कम्स इन डोर, जब वो घर के अंदर आता है, मतलब जब घर के अंदर प्रवेश करता है तो जो टोपी को उतार लेता है वो हीरो है। ही इज़ गोइंग टू फॉल इन लव विद अ गर्ल BCA इन दैट ऑर्डर, मतलब फिर उसके बाद उसकी पत्नी कहती है कि ये जो हीरो है वो पहले B वाली लड़की से प्यार करेगा, प्यार उसको हो जाएगा, फिर उसके बाद C वाली लड़की से प्यार हो जाएगा, फिर A वाली लड़की से उसको प्यार हो जाएगा, एंड सो इट प्रूव टू बी, और उसके बाद लेखक कहते हैं और इसलिए ये साबित होता है कि देयर यू हैव अ माइंड विच हैज़ ट्रेंड इट सेल्फ टू वर्क इन हायर गियर, दाउ एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इट कैन वर्क इन अदर गियर जस्ट एज वेल। फिर लेखक कहते हैं कि इससे पता चल गया ना, फिल्म को तो हम भी इंजॉय कर लिए, इंजॉय ये किए कि हम स्पीड को ना करके हमने पहचान मार्क कर दिया, और मार्क करके हमने जो है फिल्म को देख लिया और हमें भी इंजॉयमेंट मिला। तो वही लेखक कहते हैं कि
वही आपका मन है जहाँ खुद कहते हैं कि वही आपका मन है जहाँ खुद को उच्च गियर में काम करने के लिए प्रशिक्षित किया गया। यानी आपका जो मन होता है जहाँ आपने उच्च गियर में यानी जल्दी से काम करने के लिए प्रशिक्षित किया है, हालांकि इस तथ्य के रूप में कि अन्य गियर में भी ये भली भांति काम कर सकता है। मतलब कि स्लो थिंकर भी ज़िंदगी का लुत्फ उठा सकते हैं, मज़ा उठा सकते हैं। बट माई पॉइंट इज़ दैट, लेकिन मेरा कहना यह है कि मोस्ट ऑफ आवर फेलो पेशेंट सिनेमा में मेरे ज़्यादातर जो साथी है इन द सिनेमा डू थिंक फास्ट इनफ टू कीप अप कंफर्टेबली विद द रैपिड चेंजेस ऑफ द सीन एंड एक्शन, कि सीन और एक्शन की के तेज़ी से बदलाव के साथ आराम से बने रहने के लिए अवश्य ही काफ़ी तेज़ गति से सोचते होंगे। मतलब लेखक ये कहते हैं जो सिनेमा में होते हैं वो सारे के सारे यंगस्टर होते हैं, तो उसका जो सोच होता है वो टेक्नोलॉजी के हिसाब से अपने आप को अडॉप्ट किए हुए हैं। तो सिनेमा में जो जितने भी लोग होंगे वो सीन के साथ अपने आप को सोचते हैं, लेकिन हम स्लो थिंकर्स क्या होते हैं कि हम समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, दे थिंक मच फास्टर देन पीपल डिड 30 ईयर्स एगो। फिर लेखक कहते हैं कि ये जो नई जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा और बड़ी गति से, बड़ी स्पीड से सोचते हैं आज से 30 साल पहले जो व्यक्ति पैदा हुए उसके बनिस्बत, उसके मुकाबले। पॉसिबली बिकॉज, संभवतः इसलिए कि दोज डू नॉट थिंक फास्ट इन द हाई स्ट्रीट नाउ डे, जो आजकल यानी इन दिनों अगर आज के ज़माने में हाई स्ट्रीट यानी कि जो चौराहा होता है उस पर तेज़ी से अगर नहीं सोचते हैं, मे नॉट गेट अनदर चांस इन द वर्ल्ड टू थिंक ऑल एट ऑल, उन्हें इस दुनिया में और एक मौका नहीं मिल सकता। मतलब ये है कि आप चौराहे पे गए और आपने डिसाइड नहीं कर पाया कि चौराहे को क्रॉस करें या नहीं करें, आपने गलती से चौराहे क्रॉस कर दिया, गाड़ी आई, धक्का मारा, मर गए, दोबारा थिंक करने का मौका मिला, दोबारा सोचने का मौका मिला, नहीं मिला। तो यही लेखक कहते हैं कि आज के दौर में क्योंकि आज की नई जनरेशन स्पीड बढ़ी है तो लोगों को भी अपनी स्पीड जो है गति बढ़ानी पड़ेगी मेंटल एक्टिविटीज़ की, ताकि वो जो है सही समय पे सही निर्णय ले सके। तो यहाँ पे अगर आप चौराहे पर तेज़ी से निर्णय नहीं लेंगे तो शायद कोई गाड़ी आपको दुर्घटनाग्रस्त कर सकती है और शायद इस भूल के सुधार के लिए आपको दुनिया में एक और मौका नहीं मिल सकता। इसका मतलब ये हुआ। तो इस तरह से हमने जो है चैप्टर नंबर 1 द पेस फॉर लिविंग आर.सी. हॉचिंसन की जो लेख थी उसको हमने पढ़ा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के टीचर हैं या स्टूडेंट हैं तो आप इस किताब को परचेज कर सकते हैं, मतलब इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। जस्ट फॉर 200 रुपीज़ में आपको किताब भी मिल जाती है, पूरी वीडियो भी मिल जाती है, पोस्टेज चार्ज भी इसी के अंदर इंक्लूड होता है। तो घर पर बैठ कर जो है आप पढ़ाई कर सकते हैं ऑनलाइन। इंग्लिश को अभी से सीखना स्टार्ट कीजिए। अगर अभी से स्टार्ट करेंगे तो 12वीं आते आते आप पूरी तरह से परफेक्ट हो जाएंगे, परेशानी आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो आज से ही इस किताब को परचेज कीजिए और घर पर बैठ के जो है पढ़ाई कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस।